नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर आप सभी को एसके टेक्निकल चैनल में स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आज आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड यहाँ पे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि टॉपिक वाइज हमारे यहाँ पे चल रहे थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए उस सीरीज का यह सेकेंड वीडियो है, यानी कि हम जो टॉपिक स्टार्ट किए थे फ्रेंड्स वो था आपका कम्युनिकेशन स्किल। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या था? कम्युनिकेशन स्किल। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके थे फ्रेंड्स। ये जो है आपका कम्युनिकेशन स्किल का सेकेंड वीडियो है। और अगर अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए समय को बिना गवाए भी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं फ्रेंड्स कि इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और फ्रेंड्स अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दें ताकि पल पल की अपडेट आप तक पहुँच सके। तो आइए दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं। जैसा कि पार्ट फर्स्ट में हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए थे। ये वीडियो देखिए फ्रेंड्स फिटर टर्नर मशीनिस्ट यानी कि ऑल ट्रेड के लिए जो कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स आप सभी आईटी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने फ्रेंड में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनका भी डाउट क्लियर हो। तो आइए फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं जो कि आपका 21 नंबर क्वेश्चन है। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन यहाँ पे है फ्रेंड्स। देखिए आपसे पूछा गया है कि संप्रेषण में समाहित होता है। संप्रेषण का मतलब होता है फ्रेंड्स कम्युनिकेशन, मतलब संचार, दोनों एक ही है ना। अगर आप संप्रेषण की बात करें तो इसको कहते हैं हम संचार, ठीक है। और संचार की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं कम्युनिकेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये पॉइंट है। आपसे पूछा गया है कि संप्रेषण में समाहित होता है यानी कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ऑप्शन ए की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कहना, ठीक है। ऑप्शन बी सुनना, ऑप्शन सी समझना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप लोग जब आप किसी से कहेंगे नहीं तो कोई व्यक्ति आपको सुनेगा नहीं और न आपकी बातों को समझेगा, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होता है ना। तो जब तक यहाँ पे आपका सेंडर और रिसीवर में कोई भी फीडबैक नहीं आता है तब तक संचार को अधूरा माना जाता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पे समझने का प्रयास करें तो कम्युनिकेशन तभी संभव है जब सेंडर और रिसीवर आपस में एक फीडबैक लेकर के एक दूसरे के बातों को समझ ले। जैसे ये है हमारा सेंडर, ये रिसीवर है। तो जब सेंडर रिसीवर के पास कोई मैसेज को सेंड करता है और रिसीवर क्या करता है उसको रिसीव करके फिर उसको फीडबैक देता है, तो फ्रेंड्स इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को ये डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए समय को बिना गवाए हुए इस वीडियो को यहाँ पे आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो आपका 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स, बोला है कि दो या अधिक व्यक्तियों के मध्यम विचारों का आदान प्रदान कहलाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है। यानी फ्रेंड्स उसकी जो विचारें हैं उसका आदान प्रदान क्या कहलाता है। तो चलिए ऑप्शन से इसको क्लियर करते हैं, देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका वैचारिक समझौता। ऑप्शन यहाँ पे बी के जगह पे 3 हो गया है फ्रेंड्स, तो बी यहाँ पे होगा, है ना, यानी कि कहना। ऑप्शन सी संप्रेषण, ऑप्शन डी सुनना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, नोट करेंगे आप सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम यहाँ पे बढ़े तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर का, जो कि आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे आईटी एग्ज़ाम्स के लिए हो जाते हैं, है ना। पूछा है यदि कोई प्राप्तकर्ता नहीं है, ध्यान दीजिएगा,
यदि कोई प्राप्तकर्ता नहीं है तो क्या होगा, है ना। तो क्या होगा, डैश कोई नहीं है, मतलब इनमें से क्या नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए संप्रेषण, ऑप्शन बी प्रेषक, ऑप्शन सी संदेश, ऑप्शन डी साधने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जरा सा ध्यान दीजिएगा, अगर कोई कम्युनिकेशन में यानी कि संप्रेषण में कोई प्राप्तकर्ता नहीं होता है तो क्या वह कभी भी कम्युनिकेशन मतलब पूरी मानी जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यदि कोई प्राप्तकर्ता नहीं है तो संप्रेषण जो है कोई नहीं है, मतलब संप्रेषण जो है वो अधूरा है, यानी कि कोई कम्युनिकेशन का वहाँ पे कोई भी बात यहाँ पे निकल के कम्युनिकेशन से रिलेटेड नहीं आती है जब तक कि कोई प्राप्तकर्ता नहीं है ना। तो यहाँ पे नोट करेंगे आप सभी, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब अगले यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है, प्रभावी संप्रेषण यह है कि जिसमें, ठीक है, मतलब आपको प्रभावी संप्रेषण के बारे में यहाँ पे बताना है कि प्रभावी संप्रेषण क्या होता है। ऑप्शन ए फ्रेंड्स आपसे यहाँ पे पूछा गया है, देखिए ऑप्शन ए, प्रेषक एक संपूर्ण संदेश भेजता है, ठीक है। ऑप्शन बी, प्राप्तकर्ता प्रेषक के संदेश को समझ जाता है। ऑप्शन सी, संप्रेषण क्या है, गोविक है। ऑप्शन डी, संप्रेषण लिखित है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, देखिएगा बोल रहा है कि प्रभावी संप्रेषण है, ठीक है, क्या है, प्रभावी संप्रेषण है। तो फ्रेंड्स जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, जो इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव जो आपका कम्युनिकेशन जो होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या होगा, प्रेषक एक संपूर्ण संदेश भेजेगा तब होगा कि प्राप्तकर्ता प्रेषक के संदेश को समझ जाता है, या फिर संप्रेषण गोविक है यानी मूक है। ठीक है, ऑप्शन डी है संप्रेषण लिखित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वैसा कम्युनिकेशन क्या होगा यहाँ पे, जो प्राप्तकर्ता प्रेषक के संदेश को क्या करते हैं, समझ जाते हैं, वही आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है, यानी प्रभावी संप्रेषण कहलाता है। क्यों, क्योंकि जो हम संदेश भेजे हैं किसी व्यक्ति को, वो रिसीव करके वो समझ गया है हमारी बातों को जो हम कहना चाहते हैं, तो भी तो ये इफ़ेक्टिव हुआ ना। अगर वो हमारे बातों को नहीं समझता है तो ये हमारा कम्युनिकेशन जो है इफ़ेक्टिव नहीं होगा, ये नॉन इफ़ेक्टिव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस केस में आपका 24 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन बी, यानी कि प्राप्तकर्ता प्रेषक के संदेश को समझ जाता है, इसलिए इसे हम प्रभावी संप्रेषण कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो आप लोग नोट जरूर करें। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखिए ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि बिना शब्दों के संप्रेषण कहलाता है, मतलब बिना शब्द का कोई उसमें वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया है, जिस कम्युनिकेशन में कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, हम उसे किस संप्रेषण के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन ए बोल रहा है अशाब्दिक संप्रेषण, ऑप्शन बी शाब्दिक संप्रेषण, ऑप्शन सी लिख संप्रेषण, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी होना चाहिए, यानी लिखित संप्रेषण। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिना शब्दों के संप्रेषण जो कहलाता है वो क्या होगा, अशाब्दिक संप्रेषण हो गया ना, मतलब हम उसको शब्दों में करके कोई शब्द रूपी हम उसका कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अशाब्दिक संप्रेषण यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब इसमें कोई हम शब्द के रूप में, जैसे क्या होता है कि हम लोग अभी किसी व्यक्ति से अगर हम मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे हम किसी व्यक्ति से
मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक लैंग्वेज के रूप में हम मतलब कि बात कर रहे हैं ना। और अगर कोई व्यक्ति वहीं पे व्हाट्सअप चैट के माध्यम से, है ना, यानी व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम इत्यादि जो भी वर्ड के माध्यम से जो मैसेज सेंड करता है, फिर उसका फीडबैक रिसीवर देता है सेंडर को, तो वो सारा चीज़ ना आपका शाब्दिक संप्रेषण हो गया। ठीक है, तो जिसमें बिना शब्दों के संप्रेषण का जो कम्युनिकेशन होता है फ्रेंड्स, उसको हम कहते हैं अशाब्दिक संप्रेषण। नोट करेंगे आप सभी, ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं जो 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स। अंग्रेजी भाषा के संप्रेषण कौशल की संख्या है ना। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है यहाँ से। ऑप्शन ए 2, बी आपका 3, सी 4, डी 4। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। जो यहाँ पे डी है उसको आप 5 कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब कि सेम आपका यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आ गए हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देख लीजिएगा क्या यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर आपका होगा यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, यानी कि 4 जो होते हैं अंग्रेजी भाषा के संप्रेषण कौशल की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, 4 होती है। नोट करेंगे आप सभी। अब यहाँ पे चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स। देखिएगा क्वेश्चन को, चलिए सबसे पहले यहाँ पे पढ़ते हैं और समझते हैं। अंग्रेजी भाषा संप्रेषण कौशल है, इनमें से जो इंग्लिश लैंग्वेज का कम्युनिकेशन जो स्किल होता है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, है ना, वो कौन कौन होता है। तो फिर ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी भाषा संप्रेषण कौशल है, ऑप्शन ए है सुनना, सोचना, बोलना और पढ़ना। ठीक है, ऑप्शन बी है सुनना, लिखना होगा यहाँ पे, सरसरी देखना और पढ़ना। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन डी है सोचना, सरसरी देखना और फिर पढ़ना, लिखना। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्या होगा, आपका ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। नोट करेंगे आप सभी, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये जो है आपका अंग्रेजी भाषा के संप्रेषण कौशल होते हैं। ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नोट करेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स कि अंग्रेजी शिक्षण का प्रथम उद्देश्य किसके द्वारा मतलब विकसित करना है। ठीक है, यहाँ पे डैश दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि अंग्रेजी शिक्षण के प्रथम उद्देश्य जो है डैश विकसित करना है, मतलब क्या विकसित करना है। ऑप्शन ए है सुनने का कौशल, ऑप्शन बी बोलने का कौशल, ऑप्शन सी पढ़ने का कौशल, ऑप्शन डी लिखने का कौशल। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा आपका। नोट करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षण का प्रथम उद्देश्य होता है सुनने का कौशल विकसित करना। ठीक है ना, जब तक आप किसी को किसी के बातों को आप जब तक सुनेंगे नहीं तो आप उसके बारे में मतलब उसके बातों को आप कैसे समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले क्या यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षण का जो प्रथम उद्देश्य जो माना गया है फ्रेंड्स, वो क्या माना गया है, सुनने का कौशल माना गया है। नोट करेंगे आप सभी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स। पूछा गया है किंग ऑफ साउंड्स की संख्या होती है, किंग्स ऑफ साउंड्स की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए किंग्स ऑफ साउंड्स की जो संख्या होती है फ्रेंड्स, वो आपका क्या होता है, वो आपका 2 होता है। नोट करेंगे आप सभी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे जो 30 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा है कि ध्वनियों के प्रकार होते हैं। फ्रेंड्स ध्वनियों के जो प्रकार होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए व्यंजन ध्वनि, मौखिक ध्वनि, ऑप्शन बी है मौखिक ध्वनि स्वर ध्वनि, ऑप्शन सी शाब्दिक ध्वनि व्यंजन ध्वनि, ऑप्शन डी व्यंजन ध्वनि और स्वर्ण ध्वनि। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या होगा आपका राइट आंसर। नोट करेंगे आप सभी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, यानी व्यंजन ध्वनि और स्वर ध्वनि
आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, पूछा गया है कि फोनेरेन, है ना, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे समझिएगा ध्वनि ग्राम, है ना, फोनेरन जो होता है यानी ध्वनि ग्राम जो होता है, ध्वनि की इकाई होती है, मतलब ध्वनि ग्राम ध्वनि की इकाई होती है, मतलब कौन सी इकाई होती है, ध्वनि ग्राम। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका अधिकतम, ऑप्शन बी है न्यूनतम, ऑप्शन सी है मध्यम, ऑप्शन डी है विशाल। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि क्या होगा, न्यूनतम होता है हमेशा। ध्वनि ग्राम ध्वनि की इकाई होती है, क्या होती है, न्यूनतम होती है। आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स, 32 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा है कि निम्न में कौन सी प्रामाणिक सामग्री है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है, जो प्रामाणिक सामग्री है वो क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए पुस्तकें, ऑप्शन बी पुस्तकालय, ऑप्शन सी वास्तविक जीवन, ऑप्शन डी पत्रिका। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, वास्तविक जो आपका यहाँ पे क्या होगा, जो प्रामाणिक जो सामग्री होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं। तो जो प्रामाणिक सामग्री होता है फ्रेंड्स, उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक जीवन जो है हमारा क्या है, प्रामाणिक सामग्री है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स कि उपन्यास पढ़ना, है ना, उपन्यास पढ़ना डैश का एक उदाहरण है। क्या है, उपन्यास पढ़ना डैश का एक उदाहरण है ना। जैसे मान लीजिए कोई आप उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो उपन्यास पढ़ने का मतलब एक उदाहरण है, मतलब किस चीज़ का उदाहरण है। ठीक है, जब आप उपन्यास पढ़ते हैं तो ऑप्शन ये यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन ये आपका यहाँ पे बोल रहा है गहन पढ़ाई, बी है व्यापक पढ़ाई, ऑप्शन सी है अवलोकन, ऑप्शन डी है सरसरी देखना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे ऑप्शन बी है वो आपका राइट आंसर होगा, यानी व्यापक पढ़ाई। आप व्यापक तौर पे मतलब कि उसको पढ़ाई करते हैं, उसी को हम कहते हैं उपन्यास पढ़ना। मतलब उपन्यास पढ़ रहे हैं तो मतलब गहन पढ़ाई नहीं होगी, है ना, एक व्यापक पढ़ाई के तौर पे आप उपन्यास को पढ़ेंगे। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी, यानी व्यापक पढ़ाई क्या है, एक उदाहरण है किसका, उपन्यास पढ़ना। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है कि मानक ब्रिटिश अंग्रेजी में स्वनिम की संख्या होती है। मानक ब्रिटिश अंग्रेजी में स्वनिम की संख्या होती है, कितनी होती है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी जो है 24, ऑप्शन डी है 44। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी जो है आपका 44। आपका यहाँ पे मानक ब्रिटिश अंग्रेज में स्वर्णिम संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे 44, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसी के साथ यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स, 35 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स कि वर्ण जो लिखे जाते हैं परंतु बोले नहीं जाते, वह वर्ण जो लिखे जाते हैं परंतु बोले नहीं जाते उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स उसे क्या कहते हैं, चलिए ऑप्शन किससे यहाँ पे क्लियर करते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी छोटे, ऑप्शन डी मुख। मतलब वह वर्ण जो लिखे जाते हैं परंतु बोले नहीं जाते उसे कहते हैं हम मुख, यानी कि ऑप्शन डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, नोट करेंगे आप सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर अगर यहाँ पे हम बढ़े फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे फ्रेंड्स पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वर्णिम एक है, मतलब क्या होता है, जो स्वर्णिम है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो स्वर्णिम होता है फ्रेंड्स वो आपका क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ध्वनि। ठीक है ना, स्वर्णिम एक प्रकार की क्या होती है फ्रेंड्स,
ध्वनि होती है, नोट करेंगे आप सभी। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लिंग्विस्टिक जो होता है, मतलब लिंग्विस्टिक अध्ययन होता है किसका। तो फ्रेंड्स जो लिंग्विस्टिक अध्ययन होता है वो किसका अध्ययन होता है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए भाषा का, ऑप्शन बी ध्वनियों का, ऑप्शन सी शब्दों का, ऑप्शन डी वाक्यों में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या होगा फ्रेंड्स कि लिंग्विस्टिक अध्ययन होता है वो आपका ध्वनियों का अध्ययन को हम लिंग्विस्टिक कहते हैं। ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नोट करेंगे आप सभी। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि 38 नंबर जो क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स, वो क्या पूछा है कि भाषा, ठीक है, भावनाओं की व्यक्ति, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि भाषा भावनाओं की अभिव्यक्ति का वाहन है, यह एक है, मतलब क्या है। देखिए बोल रहा है कि भाषा भावनाओं की अभिव्यक्ति का वाहन है। कौन, भाषा, मतलब भाषा जो है वो भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक वाहन है, यह एक है, मतलब क्या है, जो भाषा है वो क्या है, जो भाषा है वह क्या है, जो भावनाओं की अभिव्यक्ति का वाहन बना हुआ है। ठीक है ना, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। औपचारिक दृष्टिकोण, ऑप्शन बी संरचनात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी कार्यात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन डी परंपरागत दृष्टिकोण। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे चलिए आपका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कार्यात्मक दृष्टिकोण होगा आपका। ठीक है ना, मतलब भाषा जो है एक भावनाओं की अभिव्यक्ति का जो वाहन बना हुआ है वह एक प्रकार का क्या है, वह एक प्रकार का कार्यात्मक दृष्टिकोण है। क्या है, वह एक प्रकार का कार्यात्मक दृष्टिकोण है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, नोट करेंगे आप सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पूछा गया है फ्रेंड्स कि देखिएगा जो आपका 39 नंबर क्वेश्चन है कि भाषाई संरचना किस प्रकार की होती है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, क्या जो भाषाई आपकी जो संरचना है वो किस प्रकार की होती है। तो ऑप्शन ए है आपका कार्यात्मक दृष्टिकोण की, ऑप्शन बी संरचनात्मक दृष्टिकोण की, ऑप्शन सी आपका है प्रेषणशील दृष्टिकोण की, ऑप्शन डी है परंपरागत दृष्टिकोण की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि संरचनात्मक दृष्टिकोण की। ठीक है, भाषाई संरचना किस प्रकार की होती है, संरचनात्मक दृष्टिकोण की होती है। तो चलिए अब यहाँ पे फ्रेंड्स देख लेते हैं 40 क्वेश्चन, जो कि आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं। स्वेच्छाचारिता, ठीक ना, आर्बिट्रेरीनेस जो होता है ना, उसका अर्थ है, मतलब स्वेच्छाचारिता जो होता है, स्वेच्छाचारिता जो होता है उसका अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है तर्क सहित चुनाव करना, ऑप्शन बी तर्क सहित चुनाव। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एक बार फिर से चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए है तर्क सहित चुनाव, ऑप्शन बी है तर्क रहित चुनाव, और ऑप्शन सी है अव्यवस्थित चुनाव। ठीक है ना, और ऑप्शन डी है औचित्य। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा 40 नंबर का जो है आपका ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्वेच्छाचारिता जो होता है वो तर्क रहित चुनाव होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।